वीरों की एक निशानी होती है। वीर पुरुष सब कुछ सहन कर सकता है, मगर माता और मातृभूमि का अपमान नहीं। कौन है वो जो मृत्यु से भागा नहीं? कुछ थे जो सरहदों पर भी न सो सके, और कुछ थे जो देश हित में भी जागे नहीं। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। मेरा भारत वो महान देश है जिसमें हर तरीके का व्यक्ति रहता है, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जब बात आती है तो यह दो धड़ों में बंट जाता है। मेरे प्यारे जाबाज, आज तुम्हें दास्तान सुना रहा हूं कि कैसे भारत बांग्लादेश से, चिट्टागोंग से जमीन लेने वाला है। अभी आपको खबर पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ध्यान से देखना कि भारत में चकमा जो ट्राइब है वो भारत वंशियों में रहने वाले, जो भारत में दो मुहे रह रहे हैं, उनसे ज्यादा देशभक्त हैं। और आज भारत को कहते हैं कि बांग्लादेश को दाना पानी देना बंद करो और यह जमीन बांग्लादेश से वापस लो। यह जो 1947 की गलती है, यह अब दोहराई नहीं जानी चाहिए। बहुत ध्यान से देखना, आपको पृष्ठभूमि मैंने तैयार कर दी है, एक एक धागा खोलूंगा। आखिर बात क्या है? बात है कि अचानक से क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कि चकमा जो लोग हैं भारत में रहने वाले, जो भारतीय हैं, लेकिन एक गलती की वजह से आज वे कहीं दूर रह रहे हैं। देखना वे क्या कहते हैं कि डीजल की सप्लाई बंद कर दीजिए बांग्लादेश के लिए। वे कहते हैं बिजली की सप्लाई बंद करिए बांग्लादेश के लिए। वे कहते हैं इंडिया बांग्लादेश में जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनी हुई है, वे चाहे जिसकी हो, उन पर पुनर्विचार करिए। हमारे देश में बैठे हुए विपक्ष में जो सत्ताओं में बैठे, वे नहीं बोले ये बात। कौन बोला? बोला वहां से चकमा ट्राइब का एक लीडर। मैं आपको एक एक धागा खोलूंगा। देखिए, कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो हमने बांग्लादेश को बिजली देने के लिए बनाए हैं, अलग से बनाए हैं, गोड्डा प्लांट झारखंड। लेकिन एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, आप किसी को सब कुछ मुहैया करवा रहे हैं और वो आपके मुंह पर सांप बनकर खड़ा हुआ है, तो उसका फन तोड़ना चाहिए कि नहीं? कमेंट में लिख देना। हर समय माला जपने से काम नहीं चलता है, कभी कभी आपको जय हिंद वंदे मातरम का भी यूज करना होगा। ध्यान रखें। देखिए, डीजल सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पावर प्लांट से झारखंड में अलग से बनाया गया है। यह जो चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट है, इसको 1947 में यहां आबादी नॉन मुस्लिम थी, उसके बावजूद यह पाकिस्तान को दे दिया गया। उस समय तो पाकिस्तान था ना, ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में ही तो बांग्लादेश बना है। लेकिन मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि वे कह रहे हैं कि इस जमीन को वापस लीजिए, यह मिजोरम और त्रिपुरा का हिस्सा, इसको वापस लीजिए। यह कॉक्स बाजार वाला इलाका है। मैं आपको तीनों जगह का, तीनों डिस्ट्रिक्ट का नाम बताऊंगा, आपको बहुत ध्यान से देखना। देखिए, ये वो हमारे भाई बहन हैं जो चकमा ट्राइब से आते हैं। ये देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। नेफा समझते हो आप? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। बाद में चलकर उसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। ये लोग यहां रहते थे, इनको यहां बसाया गया अलग अलग जगह पर, और जो लोग यहां रह गए वे पाकिस्तान में चले गए। आज उनको दिक्कत हो रही है। वे कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं। जो 47 में गलती हुई है मत दोहराइए, वापस लीजिए जमीन को। अखंड भारत के निर्माण में कुछ निर्णय तो लेने होंगे, यह तो बात सही है। आपको टफ कॉल लेने होंगे। आप सबको थाली में रखकर लुलु लुलु करके सबको खुश नहीं कर सकते। अरे भगवान श्री राम सबको खुश नहीं कर पाए, उनकी प्रजा में भी कुछ लोग थे जो दुखी हो गए थे, तो फिर तुम तो क्या ही खुश करोगे। इसलिए लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ निर्णय लेने होंगे। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, वाई आर चकमास एंग्री अबाउट 1947। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, पार्टीशन के टाइम पर एक ऐसा एरिया चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट, जहां पर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, विभिन्न ट्राइब्स रहती थी, जनजातियां रहती थी, अलग भाषाएं, अलग बोली, अलग कल्चर। उसके बावजूद उनको पाकिस्तान में दे दिया गया। मामला चलता रहा। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और बांग्लादेश के निर्माण में हसीना की गवर्नमेंट के टाइम पर उन्होंने भारत की सरकार और हसीना सरकार से कहा कि हमारे रीजन को पीस रीजन बनाया जाए 1997 में। लेकिन उस समय बात हो नहीं पाई। आज वे प्रताड़ित हो गए। क्यों? क्योंकि अब तो मोहम्मद यूनुस आया था बीच में, अब तो एक आदमी आया है बाहर से और वो प्रधानमंत्री बन गया है, भारत को धमकी दे रहा है। हंसी आती है कभी कभार। भारत, देखिए दोस्तों, आप समझना कि जिस पेड़ पर फल होते हैं वही झुका रहता है। भारत भारी चीज है, खानदानी लोग हैं, विरासत वाले लोग हैं, इसीलिए किसी से लड़ाई झगड़ा पहले से चाहते नहीं है। हमेशा सुलटाने की कोशिश करते हैं कि मामला शांति से रहे, बातचीत से सुलझ जाए। लेकिन सठे साठम समाचार एक, जब कोई सामने से आ जाए तो फिर उसको जवाब देना पड़ता है। देखिएगा एक बार, ये 1971 में लिबरेशन वॉर और 1947 में पार्टीशन, और इस जगह पर वो चला गया एरिया जो हमको अब लेना है। मैं एरिया दिखाऊंगा आपको मैप में। देखिए, ये लीडर हैं दोस्तों वहां के,
और ये क्या कहते हैं कि भारत बांग्लादेश को इतनी चीजें दे रहा है, तो बांग्लादेश को जो चीजें दे रहा है उनका कुछ तो फायदा उठाए। बांग्लादेश आपसे रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, धोने के, खाने के, नहाने के, बिजली, बर्तन, हर चीज आपसे ले रहा है और आपको ही आंख दिखा रहा है। उस तुच्छे की औकात क्या है? मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। उसकी इतनी औकात कैसे हो गई? हमने बनवाई है इसीलिए तो हो गई, वरना उसकी हैसियत क्या है? देखिए, कई सारे लीडर है, रसिक मोहन चकमा, गौतम चकमा, पृथ्मोय चकमा, सुहास चकमा, इन सब ने भारत सरकार से कहा है कि आप इकोनॉमिक एनर्जी का लिवरेज लीजिए। अरे कौन सी चीज है जो आप नहीं दे रहे बांग्लादेश को? उसके बावजूद बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, आप पर शर्तें रख रहा है, आप चाइना की तरफ जाए, मतलब आप सामान आपसे ले रहा है और धमकी चाइना के कंधे पे हाथ रख के आपको दे रहा है। इतनी हैसियत मत करिए। यानी कि अगर आप शेर भी हैं, बब्बर शेर भी हैं, तो प्यार से पुचकारिए, लेकिन कुत्ते को इतनी हैसियत मत दे दीजिए कि वो आप पर भौंकने लगे। समझ गए? उसका इलाज जरूरी होता है उसी टाइम पर। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, ये देखिए, ये जब दुनिया में क्राइसिस चल गया था तेल का हॉर्मुज पर, उस समय भारत अकेला देश था जो बांग्लादेश जैसे कंगाल के साथ खड़ा हुआ था। लोगों ने आवाज भी उठाई थी भारत में कि क्यों इनको तेल दे रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने बोला ना, जिस पेड़ पर फल होते हैं वो झुका रहता है शांति से, क्योंकि हमारा पड़ोसी तो है ही, और हसीना के टाइम पे बहुत अच्छे रिलेशन भी रहते, तरक्की भी कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जनता का विवेक मारा गया बांग्लादेश में, उन्होंने हसीना को भगाया और वहां सब बर्बाद होकर बैठे हुए। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, हमने 5000 टन डीजल भेजा कब? मार्च के महीने में, और मार्च अप्रैल का अगर आप लगा लोगे तो देखिए 1,80,000 टन मैक्सिमम डीजल कब भेजा? जब हॉर्मुज से कुछ आ नहीं रहा है, और ऐसी सहायता के बावजूद भी हमको ही आंख दिखा रहा है। तेरी ऐसी की तैसी, इसको तो औकात दिखाना जरूरी। आप चकमा लीडर कह रहे हैं कि इंडिया सप्लाइड 30,000 टन ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, और डेस्पाइट इसके अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं कर रहा। भारत पर खुद एनर्जी नहीं है, फिर भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है, पड़ोसी होने के नाते सहायता करी। लेकिन इसने क्या सलाह दिया? अब तो औकात दिखाना बनता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये हमने प्रोवाइड किया, फ्रेंड्स से पाइपलाइन बनाई और उससे इनका खाना पानी दाना हमने चलाया पार्वती नगर से। लेकिन मेरे प्यारे भाई, एक बात बताइए, आप भिखारी को भीख दे देंगे तो क्या वो नौकरी करने लग जाएगा कि नहीं? उसकी आदत बन जाती है भीख मांगने की, और भीख एक टेंडेंसी है। आपने दे दिया तो वो मांगने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपने 10 का वो पाकिस्तान वाली वीडियो देखी है कि नहीं? अरे 10 रुपए नहीं दे सकते, मेरी बौनी खराब कर दी। वो कह रहा है तेरा बाप यहां छोड़ के गया था कि तेरी मां जो 10 रुपए दे दूं तुझे। मेरे प्यारे भाई, आप 1 रुपया दे ही तो रहे हो, ले थोड़ी रहे हो, लेकिन उसको तो 10 चाहिए भीख में भी। अब आपको दिखाता हूं, देखिए, 2.25 बिलियन किलोवाट आवर, ये क्या है? बिजली भारत दे रहा है। यहां देखिए, झारखंड से अलग प्लांट बनाया है अडानी ने, सिर्फ बिजली के लिए। इसका कर्जा नहीं चुका पा रहा बांग्लादेश। यहां देखिए, हमने सिर्फ किस लिए किया? अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए। सितंबर दिसंबर में 4 मंथ एक्सपोर्ट। उसके बावजूद बांग्लादेश क्या कहता है कि मैं विजिट तब करूंगा जब तुम हसीना को यहां भेज दोगे, एक्स्ट्राडाइट कर दोगे, तुम उस्मान हादी के कातिलों को वहां से भेज दोगे। अरे बड़ी औकात हो गई रे तेरी तो, तेरे पे खाने के लिए रोटी नहीं, तेरी तो बहुत औकात हो गई भाई। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये वो इलाका है मेरे प्यारे भाई, यहां ये म्यांमार से लगा हुआ है, म्यांमार से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, ये म्यांमार से लगा हुआ है। और ये वो इलाका है, 3 जगह ये देखिए, खंगराचारी, रंगमती और बंदरबन। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये कौन से हैं? ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट के डिस्ट्रिक्ट हैं, और इनमें चकमा ट्राइब रहती है। वे ये कह रहे हैं कि भाई साहब, ये इलाका भारत का है, भारत में इस इलाके को मिलाओ। यहां त्रिपुरा है और यहां मिजोरम है, ये त्रिपुरा और मिजोरम का हिस्सा है। ये गलती आपसे 1947 में हो गई थी। हम यहां बहुत बड़ी कम्युनिटी में और नॉन मुस्लिम हैं, तो ये भारत का हिस्सा है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, भारत सरकार को स्टांस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे थोड़ा प्रेशर तो बनाइए यार। ये आदमी चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान के हाफिज सईद और मसूद अजहर को यहां बैठाकर हम पर दबाव बना रहा है, क्योंकि हमारे देश में गद्दार बैठा है सरजील इमाम। कह रहा चिकन नेक से तोड़ना तो हमारा अधिकार है, वो बाहुल्य इलाका है, वहां पर ऐसा कर देंगे कि आर्मी इधर से उधर नहीं जा पाएगी। और ऐसे लोगों की सहायता लेकर वो हमको चिकन नेक पर हमको प्रेशराइज करता है। आप प्रेशराइज करिए ना, आप दिखाइए दम, ऐसी तैसी करके फेंक दीजिए। हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति करोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। सीधी बात है, भारत की सुरक्षा में हर राष्ट्रवादी खड़ा हुआ है, और यह इलाका वो कहते हैं कि इसको लीजिए, यह भारत का इलाका है। अब आपको बताता हूं, 1997 में हमको कहा गया था कि इसको पीस रीजन डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन उस समय पर यह नहीं हुआ, उस समय पर भी रह गया ये। और इन सबके बावजूद आज बांग्लादेश हमको क्या कहता है
कि मैं इंडिया विजिट नहीं करूंगा, भीख इंडिया से ही लूंगा, प्यास लगेगी तो पानी इंडिया से ही पीऊंगा, लेकिन मैं इंडिया नहीं आऊंगा। मैं बांग्लादेश का, जो कि देश कंगाल है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, उसका प्रधानमंत्री हूं। कैसे कैसे लोग हैं यार, इनके कह रहा है कि इसको छोड़ो पहले, और तुमने इसको अलाउ किया, नई दिल्ली से इसने भाषण दिया, यहां पर पूरा मामला, क्योंकि इसकी क्या चटक रही है, क्योंकि हसीना अगर वहां जाती है तो अभी भी वहां आवामी लीग की इतना वर्चस्व है कि इसकी सरकार गिरेगी। हाँ, बीएनपी की सरकार गिर सकती है। तो इस वजह से ही तो यह कह रहा है कि आपने हसीना को नहीं छोड़ा, तो यह क्या चाह रहा है कि हसीना यहां आ जाए, कोई उसका काम तमाम कर दे तो मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर तो मैं ही रहूंगा। एक कच्ची गोलियां थोड़ी खेली हैं इस लेडी ने, यह भी तो प्रधानमंत्री रही है 15-15, 20-20 साल। मेरे प्यारे भाई, एक बात आपको बताता हूं, देखिए हर अखबार की न्यूज है ये, चकमा अर्जेस सेंटर टू स्टॉप फ्यूल पावर सप्लाई बांग्लादेश ओवर हसीना रो। चकमा कह रहे हैं, देखो जबकि ये किसको कहनी चाहिए, यहां के अपोजिशन को कहनी चाहिए, यहां के जो लोग बैठे हैं जो विरोध करते हैं 24 घंटे, उनको कहना चाहिए ये बात कि भाई आप बांग्लादेश को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, रोकिए ये सब सारी चीजें। वो हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन नहीं, अरे वे तो उनके साथ थाली में बैठ के खा रहे हैं। देखा नहीं आपने बंगाल को क्या बनाया हुआ था, आज तिलमिलाहट हो रही है, शुभेंदु अधिकारी वहां काम कर रहे पूरी पावर के साथ। मेरे दोस्त कैसे कैसे दो मुंहे बैठे हैं इस भारत के अंदर, आप समझ के देखिए ना, कैसे कैसे लोग बैठे हैं इस भारत में जो देश को ही तोड़ना चाह रहे हैं। यहां देखिए, ये बांग्लादेश को ये बिजली जा रही है और इससे पेट नहीं भर रहा है उसका, कह रहा है मेरे को और ज्यादा बिजली चाहिए। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, या तो साड़ी पहनूंगा नहीं, या तो वैसे ही रहूंगा कुछ नहीं पहनूंगा। ये कहावत है ना पुराने जमाने में, या तो पूरा पूरा बहुत ज्यादा बिजली दो, या तो अंधेरे में बैठूंगा मच्छर मारूंगा। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, आपको एक और न्यूज दे रहा हूं, ये न्यूज बदल गई है। आपको पता है टर्की और चाइना हथियार भेज रहे हैं पाकिस्तान में, धड़ाधड़ खेप चल रही हैं। जैसे यहां पर कोई मिट्टी डलवाता है ना, ट्रैक्टर, वैसे वहां पर ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, माल ढोने वाले कार्गो एयरक्राफ्ट, और इनमें से जो सामान उतर रहा है वो क्या उतर रहा है, ड्रोन उतर रहे हैं, आर्टिलरी उतर रही है, एम्यूनेशन उतर रहा है, और भी बहुत सारे वेपन्स उतर रहे हैं। आप कहेंगे सर क्यों उतर रहे हैं ये वेपन, ये तो मुझे लगता है अंदाजा लगाना है। नहीं, अंदाजा नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है कि पाकिस्तान को खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि भारत ने फिर पानी रोक दिया, बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे। दिखाऊंगा यहां पर हमने कितना पानी रोका, अभी दिखाऊंगा। बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, ये खाने के लिए रोटी नहीं, पानी नहीं, और ऊपर से जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है वो वहां नारे लग रहे हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पीओके भारत में मिलाया जाए, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नारे लग रहे हैं। सल्यूट करिए एक नौजवान को जो 16 वर्ष की उम्र रखता है, 80 साल से ऊपर का है। कभी जीवन में आपने सोचा था क्या कि जो पाकिस्तान हमको जीने नहीं दे रहा है, दूसरा देश है लेकिन हमको जीने नहीं दे रहा है, हमारे कश्मीर को उसने कूड़े का ढेर बनाया हुआ आतंकवादियों से भर दिया है, आज वो कश्मीर फल फूल रहा है। और जो उनका कश्मीर था जहां आतंक के अड्डे थे, वहां जयकारे लग रहे हैं कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ऐसा मुमकिन कराने वाला एक आधा ही जन्म लेता है 100 साल में, तो सल्यूट करिए और नाम भी लिख देना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं प्यारे भाई। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी चीज के पूरा का पूरा माहौल बदल देना, इसी को कहते हैं जाबाज। यही जाबाजगी है, समझ के चलना। देखिए, यह एक नेक्सस बना था पाकिस्तान, सऊदी और टर्की, और चाइना हथियार भेज रहे हैं। आप कहेंगे सर चाइना भी शामिल है क्या इसमें? चाइना का सपोर्ट करना क्लियर है, उसका समझ में आता है कि उसको भारत को काउंटर करना है, और जो सीपैक बना हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पीओके में हो, वो वाला उसको बचाना है। और उसके लिए जो पैसा उसने पाकिस्तान में लगा रखा है, उसके लिए उसको हथियार भेजने हैं पाकिस्तान के पास, चीन को, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत पैसा लगा हुआ है, कई लाखों में चीनी रह रहे हैं पाकिस्तान में, प्रोजेक्ट चले हुए हैं चीन के, तो उसका तो हथियार देना वहां बनता है कि कल को वो बलूचिस्तान पर आक्रमण करे, मारकाट मचाए, तो वो चीनी हथियार उसके पास हों। लेकिन टर्की क्यों दे रहा है, कभी सोचा है आपने टर्की क्यों दे रहा है? मैं बताता हूं मेरे जाबाज, यही तो आपको जोड़ना है कि क्या जियोपॉलिटिक्स है। देखिए, ये लद्दाख है, और लद्दाख में 1000 एकड़ जमीन बड़े आराम से सिंचाई होगी। क्यों? क्योंकि हमने 90 मिलियन लीटर ग्लेशियर का फ्रेश वाटर मोड़ दिया है पाकिस्तान की तरफ से, जो यूं ही पाकिस्तान में जा रहा था हमने रोक दिया, अब हमारे लद्दाख में आएगा, और 1000 एकड़ हमारी जमीन उपजाऊ होगी, उसकी सिंचाई होगी। ध्यान रखना प्यारे भाई, ये हम स्टेप ले रहे हैं। कभी सोचा नहीं था पाकिस्तान ने कि देखिए इस्लामाबाद में ना बिजली रहेगी ना पानी, मातम छा जाएगा, और जब जनता आपस में एक दूसरे को मारेगी, एक रोटी के ऊपर 1000 लड़ेंगे, वो पाकिस्तान की जब नौबत आएगी, तब आएगा आसिम मुनीर भारत पर आक्रमण करने। कनेक्ट करना, क्योंकि फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता रह जाता है, वो है भारत से लड़ाई।
उसके लिए ये हथियार आ रहे हैं। टर्की क्यों हथियार दे रहा है, ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए, आसिम मुनीर नाउ हैज द पावर टू हायर, फायर, रिटायर ए पाकिस्तान स्लोली स्लिपिंग टू मिलिट्री। पाकिस्तान में आप मानो मत मानो मिलिट्री का राज हो गया। इससे पहले परवेज, जिया, ना जाने कितने लोग थे जिन्होंने कू करवाया था और मिलिट्री का शासन ले लिया था और राष्ट्रपति बन गए थे। इसने दंगा नहीं करवाया, इसने तख्ता पलट नहीं करवाया। बिना तख्ता पलट के इसने एक नौकर रख लिया अपने नीचे जिसका नाम है शहबाज शरीफ। और सर्वे सर्वा कौन है पाकिस्तान का? आसिम मुनीर। यानी पहला ऐसा सीडीएफ जो तीनों सेनाओं के ऊपर होगा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। किसी भी आदमी को निकाल सकता है, किसी को भी हायर कर सकता है, किसी का भी टाइम बढ़ा सकता है, किसी का भी टाइम घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में। द मोस्ट पावरफुल। ना किसी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट जाएगी, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहेगा, ना कोई कार्रवाई चलेगी। देखिए, ये पाकिस्तान है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आसिम मुनीर है। अब ऐसे समय पर जहां लोग भूखे मर रहे हैं, 20% हाइक दे दी है। किसमें? सेना के सैनिकों को पैसे देने के लिए, सैलरी में। तो क्या होगा? तो लड़ने के लिए तभी तो तैयार होंगे भारत से। तो इसको कनेक्ट कर लेना। और अब आसिम मुनीर के हाथ में परमाणु का बम भी आ गया। ऐसा लगता है वहां के पाकिस्तानियों को, जिनको रोटी नहीं खाना आता, उनको लगता है कि बस मुनीर के हाथ में तो बटन रखा हुआ, फटाक से दवाई देगा। अबे गधो, तुमको प्रोसीजर तो उसका आता नहीं होगा। बस हम तो एटमी है जी, हम तो एटमी जंग है। अरे उल्लू के पट्टो, देखिए यहां पर आपको बता देता हूं, ये एक आदमी कुत्ता रखा हुआ है आसिम मुनीर ने। सारे लॉ पास हो चुके हैं पार्लियामेंट से कि एक आदमी पावरफुल है पूरे पाकिस्तान में और उसका नाम है ये आसिम मुनीर। सीडीएफ है, चीफ है तीनों आर्मी का, सब कुछ इसी के पास है। और क्यों है बता देता हूं मेरे प्यारे भाई, देख लेना एक बार। ये ऑटोमन एम्पायर है, ये ऑटोमन एम्पायर है, इसको रिवाइव करना है। ऑटोमन एम्पायर समझते हो आप? उस समय पर टर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, यानी बहुत वर्चस्व था। और फिर डिसइंटीग्रेट हो गया, बिखर गया, इधर उधर सब चले गए, अकेला तुर्की रह गया। अब उस वर्चस्व को पाने के लिए भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कह रखा है कि कश्मीर का मुद्दा आजादी के समय से 1947 से अभी क्लियर नहीं है। तो वो क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान का साथ दे रहा हूं। ना सऊदी अरब दे रहा है, ना यूएई दे रहा है, ना कतर दे रहा है, ना ओमान दे रहा है, ना ईरान दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। मुस्लिम देश मैं दे रहा हूं। इसका मतलब मुस्लिमों का खलीफा कौन है? मैं हूं। ये कौन कह रहा है? टर्की। और वो इससे एक संदेश दे रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की सहायता मैं कर रहा हूं भारत के खिलाफ, और इजराइल के खिलाफ हमास की सहायता भी मैं ही करूंगा गाजा पट्टी में। वहां भी संदेश दे रहा है कि कोई अगर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, तो मैं उसका खलीफा हूं, वो मेरे से मदद ले सकता है। मेरे पास हथियार है, टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, हर चीज है। सऊदी अरब वगैरह ये तो बिजनेस करते हैं, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ था, अमेरिका ने सऊदी को पावरफुल बनाकर जीसीसी काउंसिल बना दी थी, गल्फ काउंसिल कंट्री की। और तब से इस तुर्की की पावर खत्म हो गई। अब उस पावर को दोबारा लेना है। दोबारा लेना है तो क्या करना है कि टर्की जो है वो नाटो का मेंबर है, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। और नाटो का कोई देश इसका सामान खरीदना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वे अमेरिका से खरीदते हैं सारे हथियार। तो इसको हथियार बेचने के लिए कोई देश तो चाहिए। भारत खरीदेगा क्या टर्की के हथियार? नहीं। टर्की के बगल में रोमानिया है, वो आर्मेनिया है, साइप्रस है, ग्रीस है, इनको भी हम हथियार दे रहे हैं। तो टर्की को चाहिए मार्केट, और मार्केट कौन सा है? पाकिस्तान। और मार्केट कौन से? आतंकवादी। समझ गए? तो ये जो इलाका था ऑटोमन एम्पायर का, उसका खलीफा बनने के लिए वो दोबारा से इकट्ठा कर रहा है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को। इसलिए चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान में हथियार भेज रहा है कि जब भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो मैं सहायता करूंगा पाकिस्तान की, क्योंकि मुझे इकट्ठे करने हैं लोग। लेकिन भारत के खिलाफ ईरान अगर सऊदी अरब को मारता है, पाकिस्तान को मारता है, किसी को मारता है, तो नहीं आएगा बीच में कोई। तो कोई बीच में नहीं आएगा। क्यों? भले ही पैक्ट में है ये लोग कि एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण, लेकिन फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत के साथ अगर किसकी लड़ाई होगी तो मैं आ जाऊंगा। कौन बोल रहा है? टर्की। मेरे प्यारे जाबाज, ये त्रिकोण बना हुआ है और यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। अगर आपके समझ में आया है तो कमेंट में लिख देना। जुड़े रहना आप जीतेंगे को सब्सक्राइब करके। फिर मिलता हूं एक और धागा खोल एनालिसिस में, फायर ब्रांड एनालिसिस में। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।